प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित में यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के प्रश्न पत्र संकेतांक 822 डीएक्स को हल करेंगे। तो देखें, इसमें जो सामान्य निर्देश होते हैं वो तो लगातार आप पढ़ ही रहे हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र में आ और बा दो खंड हैं। खंड आ में एक अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR पत्रक पर देने हैं। तो ये ध्यान देंगे, तो जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आने प्रारंभ हुए हैं वो 2023 के एग्जाम में ही पहले बार आए हैं। इसके पूर्व 2022 तक 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आते थे। तो 2023 और 2024 के संपूर्ण प्रश्न पत्र दो खंडों में, अर्थात खंड आ 20 बहुविकल्पीय प्रश्न और खंड बा जो कि उत्तर पुस्तिका पर लिखना होता है 50 अंक के प्रश्न, ये 2023 के एग्जाम से प्रारंभ हुए हैं। 2024 के सारे प्रश्न पत्रों का हल इसके पूर्व हम कर चुके हैं। दोनों सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, खंड आ और खंड बा। अब हम 2023 का संकेतांक 822 डीएक्स का हल देखते हैं। सबसे पहले इसके खंड आ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल देखेंगे। तो देखते हैं, यदि इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न में देखा जाए तो देख रहे हैं इसमें खंड आ ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पहला प्रश्न दिया है। तो देख रहे हैं इसका, यदि हम पहला प्रश्न देखते हैं, पहले प्रश्न में दिया है खंड आ प्रश्न नंबर 1, परिमेय संख्या 17/2 का स्क्वायर गुणे 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। तो देख रहे हैं परिमेय संख्या 17/2 का स्क्वायर गुणे 5 दिया है। क्या कह रहा, दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। तो यदि इसको आप ध्यान से देखें तो 17 बटे देख रहे 2 का स्क्वायर गुणे 5 लिखा है। तो यदि हम हर को 10, 100 या 1000 के रूप में बदलें तो इसके लिए आप देख रहे हैं 17 बटे 2 का स्क्वायर 4 और 4 5 का गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20। आप देख रहे हैं 20 के साथ यदि 5 से गुणा हो जाए तो 20 पंचे 100 मिल जाएगा। तो इसलिए अंश और हर दोनों में हम 5 से गुणा कर लेंगे। तो देख रहे हैं 17 पचे 85 बटे 20 पंचे 100 और देख रहे हैं 100 से भाग देने का मतलब 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, 0.85। प्रश्न में पूछ रहा है किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। तो देख रहे हैं दशमलव के 2 स्थान के बाद दशमलव प्रसार समाप्त हो जाता है। तो इस प्रश्न का विकल्प बी 2 सही है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में दिया है, प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है, कह रहा बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी होगी। तो देखिए, किसी भी बिंदु की अगर y अक्ष से दूरी पूछता है तो y अक्ष से दूरी सदैव भुज का मान होता है। तो y अक्ष से दूरी भुज अर्थात -3 के बराबर होगी। तो -3 देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 का विकल्प ए सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। तो देख रहे हैं यदि हम 144 के गुणनखंड करें तो देख रहे हैं 144 के यदि हम गुणनखंड करते हैं, 144 के यदि अभाज्य गुणनखंड निकालें, सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे। देख रहे हैं 2 सत्ते 14, 2 दुनाई 4, फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 18 दुनाई 36। देख रहे हैं 2 से अभी भी विभाजित होगा, 2 नई 18, फिर 9 देख रहे हैं 3 से विभाजित होगा, 3 त्रिक 9। तो इस प्रकार से देख रहे हैं एक 3 और मिल जाएगा, 3 एकम 3। तो प्रश्न पूछ रहा था संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 144 के जो गुणनखंड मिले उनमें 2 की संख्या देख रहे हैं 1 2 3 4। तो 2 की संख्या 4 है जिसे हम लिखेंगे 2 की घात 4 गुणे 3 की संख्या 2 है तो 3 की घात 2। इस प्रकार से घातों का योगफल देखें तो घातों का योग 4 + 2 बराबर 6 मिलता है। इस प्रकार से कह सकते हैं घातों का योग बराबर मिल जाएगा 4 + 2 बराबर 6। 6 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 3 का विकल्प डी सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में दिया है, क्या दिया गया है लाशा 132 288 बराबर 3168 तो माशा होगा।
तो देख रहे हैं दो संख्याएं दी हैं 132 288 और इनके लाशा का मान है, तो माशा ज्ञात करना है। हम फार्मूला जानते हैं, माशा बराबर होता है, देख रहे हैं सूत्र है माशा बराबर पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बटे लाशा। मान रख देंगे, देख रहे हैं यदि मान रखते हैं तो यहां पर देख रहे हैं पहला व्यंजक 132 है, 132 गुणे दूसरा व्यंजक 288 बटे लाशा, लाशा देख रहे हैं 3168 मिला है। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, तो यदि इसको हम देख रहे हैं 2 से विभाजित करते हैं, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, देख रहे हैं 1 बचेगा 11, 2 पंचे 10, फिर 1 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 और 2 से 132 काटेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12। इसके बाद यदि देखें, देख रहे हैं यदि इसमें विषम अंकों को देखा जाए 5 4 9 8 1 9, तो देख रहे हैं सम और विषम अंकों का योग का अंतर जो मिल रहा है वो 0, तो इसलिए संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो हम सीधे 11 से विभाजित करते हैं, 11 छक्का 66 और देख रहे हैं 11 एकम 11, 4 15 48 हुआ, 11 चौक 44, 4 48, फिर 44, 11 चौक 44। इस प्रकार से देख रहे हैं 144 से 288 डायरेक्ट कट जाएगा, 144 दुनाई 288, 2 छंग 12, तो देख रहे हैं माशा का मान 12 के बराबर मिलता है और 12 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 4 का विकल्प डी सही है। इसके बाद 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में कह रहा है यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो यम का मान होगा। तो देख रहे हैं द्विघात समीकरण दिया है 3x² माइनस 12x प्लस यम बराबर 0। तो मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से यदि तुलना करें तो देख रहे हैं a बराबर 3 मिल जाएगा, b बराबर -12 और c बराबर m। आप पूछ रहा मूल बराबर है तो यम का मान, चूंकि मूल बराबर हैं इसलिए विभक्ति कर b² माइनस 4ac ये बराबर 0 के होगी। तो 0 तभी होती जब मूल बराबर हो, तो प्रश्न में कह रहा मूल बराबर हैं, मान रख देंगे। देख रहे b का मान -12, -12 का स्क्वायर -4 गुणे a देख रहे हैं 3 है, गुणे c का मान यम है बराबर 0। तो इस प्रकार से -12 का स्क्वायर 144, फिर देख रहे हैं 4 3 12 यम पक्षांतर करेंगे प्लस में जाएगा। तो इस प्रकार से यम बराबर देख रहे हैं यम बराबर 144 बटे 12, 12 12 हम 144, तो देख रहे हैं यम का मान 12 के बराबर मिलता है और 12 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। तो प्रश्न 5 का विकल्प डी सही है। इसके बाद फिर छठा प्रश्न देखते हैं। छठे में करा समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। तो मूलों का योगफल बराबर हम जानते हैं, मूलों का योग बराबर होता है माइनस x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। देख रहे इसमें मान रख देंगे, माइनस x का गुणांक यदि देखें तो -3 है बटे x² का गुणांक 5 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर देख रहे हैं 3/5 के मिलेगा और 3/5 ये हमारा विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 6 का विकल्प ए सही है। इसके बाद 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वें प्रश्न में देखने दिया है, 7वां प्रश्न है 7वें में कह रहा युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस लेमडा y बराबर 35 का कोई हल नहीं है यदि लेमडा का मान होगा। तो यहां पर देख रहे हैं युगपत समीकरण दिए हैं और कोई हल नहीं है, ऐसी स्थिति में कह रहा लेमडा का मान होगा। तो कोई हल ना होने का प्रतिबंध हम जानते हैं, कोई हल नहीं होता है यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो और यही डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। तो ऐसी स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो देख रहे हैं a1/a2 लिखेंगे 1/2 बराबर b1/b2, देख रहे हैं 2 लेमडा मिल जाएगा, डज नॉट इक्वल टू c1/c2, देख रहे हैं 70/35 है। तो देख रहे हैं 35 गुनाई 70 बराबर नहीं है, तो यदि इन दो पदों में हम तिरछा गुणा कर दें तो देख रहे हैं लेमडा बराबर मिल जाएगा, लेमडा और 1 का गुणनफल लेमडा, 2 दुनाई 4, तो लेमडा बराबर 4 के लिए
देखिए लैम्डा बराबर यदि 4 हो तो ऐसी स्थिति में दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, तो जो कि विकल्प नंबर डी पर दिया है, तो प्रश्न 7 का विकल्प डी सही है। इसके बाद 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वें प्रश्न में देखिए दिया है क्या बिंदुओं ए -4, 2 तथा बी 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पी a/8, 4 है, तो ए का मान होगा। देख रहे हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2/2। तो ये मध्य बिंदु के भुज का फार्मूला होगा, और देख रहे हैं भुज में ही अज्ञात राशि ए दी है, सीधे भुज का फार्मूला केवल लगा देंगे। a/8 x का मान है और 4 y का मान है, तो a/8 बराबर x1 देख रहे हैं -4 है प्लस x2 5 के बराबर है बटे 2, सरल किए 5 - 4 1, 1/2। इस प्रकार से a/8 बराबर 1/2, तो a बराबर मिल जाएगा, देख रहे हैं 8 पक्षांतर कर देंगे 8/2, 2 चौको 8, तो देख रहे हैं a बराबर 4 और a बराबर 4 हमारा विकल्प नंबर डी पर दिया है, तो प्रश्न 8 का विकल्प डी सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में देख रहे दिया है क्या दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समानांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है, यदि पीक्यू अनुपाते बीसी 1:3 हो तो एपी और पीबी का अनुपात होगा। तो देख रहे यहाँ पर पीक्यू और बीसी का अनुपात दिया है पीक्यू अनुपाते बीसी, जबकि देख रहे चूंकि पीक्यू बीसी के समांतर रेखा है, इसलिए त्रिभुज ए पीक्यू और त्रिभुज एबीसी दोनों समरूप होंगे, और दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में विभाजित करती हैं। तो जबकि थेल्स की प्रमेय में हमने पढ़ा है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। क्योंकि हमारा अनुपात PQ और BC का दिया है, तो ठीक यही अनुपात AP और AB का मिलेगा। तो देख रहे हैं चूंकि त्रिभुज APQ समरूप है त्रिभुज ABC के, आप समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, तो ऐसी स्थिति में AP अनुपाते AB, AP अनुपाते AB बराबर मिलेगा PQ अनुपाते BC। देख रहे हैं यदि यहां पर मान रख दें तो देख रहे दिया हुआ है PQ और AP और PB का हमको अनुपात निकालना है, जबकि PQ और BC का अनुपात है 1:3। सरल करेंगे तो देख रहे हैं यहां पर हम AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB, AP प्लस PB। तो देख रहे हैं AP अपान AB को लिखेंगे AP प्लस PB, AP प्लस PB बराबर 1/3। देख रहे हैं यदि तिरछा गुणा कर दिया जाए तो 3AP बराबर 1 से गुणा होगा, तो AP प्लस PB, आप देख रहे हैं AP AP पक्षांतर करके यदि हम एक साइड कर लें तो 3AP माइनस AP बराबर PB। आप देख रहे हैं 3AP से AP घटाएंगे तो बराबर 2AP मिल जाएगा, 2AP बराबर PB, या AP अनुपाते PB बराबर लिखें AP अनुपाते PB बराबर, देख रहे हैं इधर 1 बचेगा 1/2, तो AP और PB का अनुपात 1:2 होगा, और 1:2 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 का विकल्प सी सही है। इसके बाद हम 10वां प्रश्न देखते हैं। देख रहे हैं 10वें प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 10, त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर तथा BC 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B की माप होगी। तो देख रहे हैं इनमें सबसे बड़ी भुजा अगर देखें तो सबसे बड़ी भुजा का मान AB हमारा 6√3 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर है और BC 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर यदि हम तीनों भुजाओं के वर्गों का योग निकालें, तीनों भुजाओं का पहले हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो देख रहे हैं तीनों भुजाओं का हम स्क्वायर निकालें, सबसे पहले हम AB का स्क्वायर निकालते हैं, AB स्क्वायर, AB देख रहे हैं 6√3 है, 6√3 का स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3, गुणा करेंगे 3 18 3 त्रिक 9 1 10, 108 मिल जाता है। दूसरी भुजा AC का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर,
12 का स्क्वायर 144, और तीसरी भुजा BC है, BC का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। तो इस प्रकार से देख रहे हैं दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग अगर निकालें, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर 108 है, BC स्क्वायर 36 है। तो 108 में यदि 36 हम जोड़ दें तो देख रहे हैं 36 8 44 बराबर 144 के मिल जाता है, जो कि AC के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। इसलिए पाइथागोरस की प्रमेय लागू होगी और सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। तो देख रहे हैं AC के सामने का कोण B होगा, कोण B समकोण अर्थात 90 अंश। इस प्रकार से देख रहे हैं 10वें प्रश्न में विकल्प B 90 अंश सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है। 11वें प्रश्न में देख रहे हैं दिया है, क्या दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है तो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। देख रहे हैं वर्तमान में तो ये क्षेत्रफल की प्रमेय आपके सिलेबस से हटा दी गई है, फिर भी हम देख लेते हैं। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। तो हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, अर्थात पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपाते दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल यही बराबर होगा पहले की संगत भुजा अगर A1 माने तो A1 का स्क्वायर बटे दूसरे की संगत भुजा A2 मानी जाए, A2 के स्क्वायर के बराबर मिलेगा। देख रहे हैं क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 16:25, मान रख देंगे 16/25 बराबर, देख रहे हैं दोनों स्क्वायर हैं, इकट्ठा स्क्वायर कर देंगे। आप 16/25 को भी हम देख रहे हैं 4/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4/5 का स्क्वायर बराबर A1/A2 का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों ओर से कैंसिल कर दें तो देख रहे हैं संगत भुजाओं का जो अनुपात मिलेगा A1:A2 बराबर 4:5, और 4:5 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 11 का विकल्प बी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, चित्र में करा AB 3 सेंटीमीटर, देख रहे हैं चित्र में त्रिभुज ABC में AC की माप 3 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर, BD 2 सेंटीमीटर और CD 4 सेंटीमीटर है, तो कोण BAD और कोण CAD का अनुपात होगा। तो त्रिभुज में देख रहे हैं किसी कोण को बनाने वाली भुजाओं, त्रिभुज में हमने एक प्रमेय पढ़ा है, देखिए इसमें एक प्रमेय होती है, किसी त्रिभुज में किसी कोण की समद्विभाजक रेखा उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को विभाजित करती है। प्रमेय है किसी त्रिभुज में किसी कोण की समद्विभाजक रेखा उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को विभाजित करती है। इसी का विलोम है कि यदि किसी कोण से खींची जाने वाली रेखा सम्मुख भुजा को उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है तो फिर वह रेखा उस कोण की समद्विभाजक रेखा होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं AB और AC का अनुपात यदि हम देखें, AB अनुपाते AC देख रहे हैं 3:6, सरल करेंगे 1/2 मिलेगा। फिर BD और DC का अनुपात देखें, BD अनुपाते DC 2/4, सरल करेंगे देख रहे हैं ये भी 1/2 के बराबर है। चूंकि सम्मुख भुजा का अनुपात और उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात समान है, इसका अर्थ है AD कोण A की समद्विभाजक रेखा है। तो पूछ रहा है कोण BAD, देख रहे हैं कोण BAD और कोण CAD का अनुपात, क्योंकि AD समद्विभाजक रेखा है इसलिए कोण BAD अनुपाते कोण CAD दोनों अनुपात समान होंगे, अर्थात 1:1 कह सकते हैं। 1:1 देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 12 का विकल्प बी सही है। इसके बाद हम 13वां प्रश्न देखते हैं। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 13 में दिया है, प्रश्न नंबर 13 साइन 31 अंश बटे काश 59 अंश का मान होगा। तो देख रहे हैं यहां पर हमको एक चेंज कर लेना है, साइन 31 अंश बटे काश 59 अंश दिया है और कॉस थीटा जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह देख रहे हैं 59 है। अब इसको हम सरल करेंगे, साइन 31 अंश बटे देख रहे हैं 90 से 59 घटाएंगे तो 90 से 59 घटाने पर 10 से 9 घटा 1
और बचा ये 8 में से 5 घटाए 3, तो देख रहे हैं साइन 31 बटे साइन 31 कट करके बराबर 1 मिल जाएगा। और 1 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है, तो प्रश्न 13 का विकल्प सी सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न है। 14वें प्रश्न में देखने दिया है कि चित्र में बिंदु ओ का बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। तो देख रहे हैं ए और पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप पूछ रहा कितने अंश की होगी। तो देख रहे हैं ए से देखेंगे तो अवनमन कोण की स्थिति हमारी ये क्षैतिज रेखा ए बिंदु से खींची जाए तो ये ए से देखने पर बनने वाला अवनमन कोण होगा। और देख रहे हैं यदि ये हमारा 45 अंश है तो इसी का एकांतर ये कोण भी 45 अंश मिलेगा। और फिर देख रहे हैं पी से अगर देखें क्षैतिज रेखा खींचेंगे और इस कोण की माप निकालें तो ये पी बिंदु से बनने वाला अवनमन कोण होगा। तो इधर 60 है तो देख रहे हैं इस कोण का मान 30 अंश के बराबर होगा। तो ए और पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप आप देख रहे हैं क्रमशः 45 अंश और 30 अंश मिलेंगी। तो 45 और 30 देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 14 का विकल्प बी सही है। इसके बाद हम 15वां प्रश्न देखते हैं। देख रहे हैं 15वें प्रश्न में दिया है क्या यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल देख रहे हैं संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल। मान रख देंगे, परिधि जानते हैं 2 पाई आर और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई दोनों ओर से कैंसिल कर दें, आर की भी एक घात दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगी। तो 2 बराबर आर या आर बराबर 2 इकाई या मात्रक कहें। तो त्रिज्या देख रहे हैं 2 मात्रक के बराबर मिलेगी और 2 मात्रक हम देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 15 का विकल्प ए सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है। 16वें प्रश्न में क्या एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएं 9 मीटर 8 मीटर गुणे 2 मीटर हैं को पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाए गए हैं तो इस प्रकार बने घनों की संख्या होगी। तो यहां पर देख रहे हैं घनाभ की विमाएं दी हैं और इनको पिघला करके 2 मीटर कोर के घन बनाए जाते हैं। तो घनों की संख्या आप जानते हैं एक आकृति से दूसरी आकृति बनाएंगे तो फिर दोनों का आयतन समान होगा। इस प्रकार से घनों की संख्या बराबर मिलेगी, घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे एक घन का आयतन। मान रख देंगे घनाभ का आयतन जानते हैं LBH अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जो कि क्रम से दी है 9 गुणे 8 गुणे 2। जबकि घन का आयतन भुजा का क्यूब या कोर का क्यूब, कोर देख रहे हैं 2 दी है तो क्यूब यानी 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसिल कर देंगे तो 9 दूनी 18। तो इस प्रकार से घनों की संख्या 18 के बराबर मिलेगी और 18 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 16 का विकल्प ए सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है। 17वें में क्या निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो सारणी में देख रहे हैं वर्ग अंतराल बारंबारता है, इनका माध्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं पहले मध्यमान का मान निकालने, वर्ग अंतराल है तो एक इसमें मध्यमान का मान हम ज्ञात कर लेंगे कॉलम बना करके। तो देख रहे हैं कॉलम यक्ष का मध्यमान का बनाएंगे और मध्यमान यक्ष का मान यदि हम निकालें तो देख रहे हैं 10 से 0 घटाते हैं 10, 10 का आधा किए 5। आप सारी निम्न सीमाओं में यदि 5 5 जोड़ दें तो फिर मध्यमान मिल जाएगा। 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 10 में 5 जोड़े 15, 20 में 5 जोड़ेंगे 25 और 30 5 35, 40 5 45। तो ये मध्यमान यक्ष का मान बारंबारता देख रहे हैं यफ है ही। एफ गुणे यक्ष का एक कॉलम हम और बनाएंगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे 5 चौको 20, 15 पचे 75, फिर 25 और 6 का गुणा करेंगे 25 छक्का 150, 35 में 4 से गुणा करेंगे 4 पंचे 20, 4 3 12 2 14, 45 और 1 का गुणा करेंगे 45 मिल जाएगा। अब हम इसका योग निकाल लेंगे सिग्मा एफ एक्स। देख रहे हैं सिग्मा एफ एक्स यदि जोड़ें तो 5 5 10 का 0 हासिल 1 मिला, 1 2 3 3 7 10, 10 5 15, 15 4 19 और 19 4 23 के 3 हासिल 2 मिले, 2 1 3 1 4। तो देख रहे हैं सिग्मा एफ एक्स 430 और सिग्मा एफ यदि निकालें सिग्मा एफ मिल जाएगा 4 5 9 9 6 15,
15 4 19 1 20। इसके बाद माध्य का सूत्र जानते हैं, माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, मान रख देंगे 430 बटे 20, एक जीरो कैंसिल कर देंगे और 2 से भाग देते हैं तो देख रहे हैं 2 दुनाई 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 21.5, 21.5 देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 17 का विकल्प सी सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न देखते हैं। देख रहे हैं 18वें प्रश्न में दिया है, 18वें में कह रहा यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 हैं तो माध्यिका होगी। तो देख रहे हैं माध्य माध्यक और बहुलक में निम्न संबंध होता है। बहुलक बराबर हम जानते हैं, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। तो ये माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध है, मान रख देंगे। माध्यिका पूछ रहा है, बहुलक का मान देख रहे दिया है, बहुलक 16 है, 16 बराबर 3 गुणे माध्यक, माध्यक ही माध्यिका है, माध्यिका हमको निकालना है, माइनस 2 गुणे माध्य और माध्य का मान देख रहे हैं 28 दिया है। सरल करेंगे तो 16 देख रहे हैं 28 दुनाई 56, पक्षांतर करेंगे इधर प्लस में आ जाएगा और फिर देख रहे हैं यही बराबर बनता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका। 16 और 56 यदि जोड़ें तो देख रहे हैं 6 6 12 और 5 1 6, 6 1 7 बटे 3 बराबर माध्यिका। काट देंगे 3 दुनाई 6, 3 चौक 12। तो इस प्रकार से देख रहे हैं माध्यिका बराबर 24 मिल जाएगी और 24 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 18 का विकल्प सी सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है। 19वें में कह रहा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। देख रहे हैं ये बहुलक वर्ग सबसे आसान होता है और एक अंक में ये काफी पूछा जाता है। तो सीधे हमको देखना है सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। तो देख रहे हैं सारणी में सबसे अधिक बारंबारता 8 है जो कि वर्ग अंतराल 3 से 5 की है। तो जो सबसे अधिक बारंबारता होगी जिस वर्ग अंतराल की, वही वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो सबसे अधिक बारंबारता 8 है, इसलिए बहुलक वर्ग 3 से 5 होगा। 3 से 5 देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 19 का विकल्प बी सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है। 20वें प्रश्न में देख रहे दिया है क्या निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए हमको संचयी बारंबारता की आवश्यकता होगी। तो इसमें हम एक कॉलम संचयी बारंबारता का और बनाएंगे। संचयी बारंबारता जानते हैं पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों समान होती है। फिर 4 में 5 जोड़ेंगे, 4 5 9, फिर 13 और 9 जोड़कर लिखेंगे 13 9 22, फिर 22 20 जोड़ते हैं तो 20 22 मिलकर 42, 42 8 50 और देख रहे हैं बारंबारताओं का योग हम निकालें तो ये भी 50 ही आएगा। एक बार जोड़ के देखते हैं तो देख रहे हैं 8 8 3 11, 11 5 16, 4 20 का 0 हासिल 2 मिला, 2 2 4 1 5। तो देख रहे हैं इस प्रकार से n बराबर 50। अब हम n बटे 2 का मान निकालेंगे तो 50 बटे 2 बराबर देख रहे हैं 25 मिल जाएगा और 25 ये हमारा संचयी बारंबारता 42 के अंतर्गत है, इसलिए माध्यिका वर्ग 30 से 40 होगा और 30 से 40 देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 20 का विकल्प बी सही है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं ये बच्चों 822 DX 2023 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र है। तो यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि पार्ट बी और इसके आगे और भी जो सेट हल किए जाएं उन सभी का हल आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो जाए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से प्रश्न पत्र को तैयार करने में आसानी हो। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।